द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 1 निवेश बनाम अटकलें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर द्वारा परिणाम की उम्मीद। क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर हमेशा क्लोजिंग बेल बजते ही बिना किसी खास वजह के दलाल खुशी के मारे झूमने लगते हैं, क्योंकि जब भी आप व्यापार करते हैं तब वे पैसा बनाते हैं, चाहे आपने ट्रेडिंग की हो या नहीं। आप निवेश के बजाय अटकलों के द्वारा अपनी वेल्थ को कम करते हैं, बल्कि अपने हालातों से किसी और को बढ़ाते हैं। ग्राहम की निवेश की परिभाषा स्पष्ट है। निवेश पूरी तरह से विश्लेषण, प्रिंसिपल और एक पर्याप्त रिटर्न की सुरक्षा का वादा करता है। ध्यान दें कि ग्राहम के अनुसार निवेश में तीनों तत्व समान रूप से होते हैं। पहला, आपको अच्छी तरह से कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए और इसमें अंतर्निहित आपके व्यवसाय की ध्वनि को भी महसूस करना चाहिए, इससे पहले कि आप अपने शेयर खरीदते हैं। दूसरा, आपको समझदारी पूर्वक अपनी गंभीर नुकसानों से रक्षा करनी चाहिए। तीसरा, आपको पर्याप्त नहीं बल्कि असाधारण प्रदर्शन करना चाहिए। एक निवेशक अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर शेयर मूल्य की गणना करता है। एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग अधिक भुगतान कर रहे हैं एक तरह से जुआ है। एक सट्टेबाज के लिए स्टॉक कोट्स लगातार ऑक्सीजन धारा की तरह है, इसे काटते ही वह मर जाता है। एक निवेशक के लिए ग्राहम के कहे कोटेशन के मूल्य बहुत कम है। ग्राहम आग्रह करते हैं कि आप केवल तभी शेयर में निवेश करें जब आप आरामदेह स्थिति में हो कि निवेश करने के बाद आपको रोजाना अपने शेयर की दैनिक कीमत जानने की आवश्यकता महसूस न हो। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कैसीनो, जुआ या घोड़ों पर सट्टेबाजी की तरह बाजार की अटकलें आपको रोमांचक या पुरस्कृत कर सकती है, लेकिन पैसा बनाने का यह सबसे बुरा काल्पनिक तरीका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉल स्ट्रीट, लास वेगास या घुड़दौड़ की तरह यह हमेशा इस तरह है कि इसमें विश्वास करने वाले सबसे पहले अपने आप से ही हारे होते हैं। दूसरी ओर निवेश कैसीनो का एक अनूठा प्रकार है जिसमें आप अंत में खोते नहीं हैं। तो नियम यह है कि जब तक आप अपने निवेश के साथ बाजार में रुकेंगे, यह आपके पक्ष में गुणात्मक फर्क डालता है। जो लोग खुद के लिए पैसा बनाने के लिए निवेश करते हैं और हर बार वॉल स्ट्रीट के भड़कीले प्रचार के कारण खरीदते और बेचते रहते हैं, वो लोग अपने दलालों के लिए पैसे बनाते हैं। हाई स्पीड। ग्राहम चेताते हैं कि भ्रामक अटकलों की वजह से निवेश हमेशा एक गलती होती है। 1990 के दशक में भ्रम ने सामूहिक विनाश का नेतृत्व किया था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी का धैर्य खत्म हो गया और अमेरिका अटकलों का राष्ट्र बन गया। ट्रेडर्स एक शेयर से दूसरे शेयर की खरीद फरोख्त इस तरह से कर रहे थे जैसे अगस्त के महीने में घास के मैदान के चारों ओर टिड्डी दल मंडरा रहा हो। लोगों ने यह विश्वास करना शुरू कर दिया कि यह एक निवेश तकनीक का परीक्षण था कि यह काम कर रहा है। अगर उन्होंने किसी भी अवधि के दौरान बाजार से लाभ उठाया था, चाहे उनकी रणनीति कितनी ही खतरनाक हो, लोगों ने दावा किया कि वे सही थे। लेकिन बुद्धिमान निवेशक की अस्थायी रूप से सही होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपकी तकनीक को स्थायी और भरोसेमंद होना ही चाहिए। 1990 के दशक के कारोबार की तकनीकें, जो डे ट्रेडिंग, डाइवर्सिफिकेशन को अनदेखा करना, हॉट म्यूचुअल फंडों में जाना, स्टॉक पिकिंग सिस्टम के बाद काम करती है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रचलित होने का मौका नहीं मिला क्योंकि वे ग्राहम के निवेश के सभी 3 मानदंडों को पूरा करने में नाकाम रहे। यह देखने के लिए कि क्यों अस्थायी रूप से प्राप्त उच्च रिटर्न कुछ साबित नहीं करते हैं, कल्पना करें कि 2 स्थान आपस में एक दूसरे से 130 मील की दूरी पर हैं। अगर मैं 65 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूं, तो मैं उस दूरी को 2 घंटों में पूरा कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करता हूं, तो मैं वहां 1 घंटे में पहुंच जाता हूं। लेकिन अगर मैं इस कोशिश में जीवित रहता हूं, तो मैं सही हूं। क्या आपको यह कोशिश करने का लुत्फ उठाना चाहिए? क्योंकि आप मुझे यह कहते हुए सुनते हैं कि यह काम करता है। बाजार को जीतने के लिए बहुत सी चमकदार चीजें एक जैसी होती है। जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, तब तक आपकी किस्मत काम करती रहती है।
1973 में जब ग्राहम ने आखिरी बार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को संशोधित किया तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की वार्षिक कारोबार दर 20% थी, जिसका अर्थ है कि ठेठ शेयर धारक ने इसे बेचने से पहले 5 साल तक स्टॉक को होल्ड पर रखा था। 2002 तक कारोबार दर में 105% की गिरावट दर्ज की गई, जिसकी केवल 11.4 महीने की होल्डिंग अवधि थी। 1973 में औसत म्यूचुअल फंड लगभग 3 वर्षों तक स्टॉक पर आयोजित हुआ। 2002 तक शेयर स्वामित्व की अवधि केवल 10.9 महीने तक घट गई थी। ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक अपने शेयरों का अध्ययन कर रहे थे ताकि वे सीख सकें कि उन्हें सबसे पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए था। फिर उन्हें तुरंत डंप कर दिया गया और सभी पर काम करना शुरू कर दिया गया। यहां तक कि सबसे सम्मानित मनी प्रबंधन फर्मों को भी परेशानी हुई। 1995 की शुरुआत में फिडेलिटी मैगलन, जो तब दुनिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड था, जिसके प्रबंधक जेफरी विनिक की प्रौद्योगिकी शेयरों में 42.5% संपत्तियां थी, विनिक ने घोषणा की कि उनके ज्यादातर शेयरधारकों ने उन लक्ष्यों के लिए फंड में निवेश किया है जो वर्षों दूर है। मुझे लगता है कि उनके उद्देश्य मेरे जैसे ही है और वे मानते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, कि दीर्घकालीन दृष्टिकोण सबसे अच्छा है। लेकिन उन उच्च विचारधारा वाले शब्दों को लिखने के 6 महीने बाद विनिक ने लगभग सभी तकनीकी शेयरों को बेच दिया और उन 8 उन्मादी सप्ताहों में लगभग $19 बिलियन के मूल्य के शेयर बेचे। और 1999 तक फिडेलिटी के डिस्काउंट ब्रोकरेज डिवीजन अपने ग्राहकों को किसी भी समय पॉम हैंडहेल्ड कंप्यूटर का उपयोग करके कहीं भी व्यापार करने के लिए मौका दे रहा था, जो पूरी तरह से फर्म के नए नारे के साथ पूरी तरह से संबद्ध था। हर क्षण मायने रखता है। फाइनेंशियल वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने तत्काल पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। मॉर्गन स्टैनली की फर्म की ऑनलाइन शाखा डिस्कवर ब्रोकरेज ने एक टीवी एड चलाया जिसमें एक स्क्रूफी टाव ट्रक ड्राइवर एक समृद्ध दिखने वाले कार्यकारी को चुनता है। उसके डैशबोर्ड पर चिपकाए गए एक उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की तस्वीर को देखते हुए कार्यकारी पूछता है, अवकाश, छुट्टियां? चालक ने जवाब दिया, यह मेरा घर है। ठीक है, सूट पहने हुए आदमी कहता है, यह एक द्वीप की तरह दिखता है। ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार आगे बढ़ गया। ऑनलाइन व्यापार कहता है कि इसके लिए न तो काम की और न ही किसी विचार की आवश्यकता है। ऑनलाइन ब्रोकर अमेरिट्रेड के एक टीवी विज्ञापन ने 2 गृहिणियों को जॉगिंग से वापस आते हुए दिखाया। एक अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करती है, माउस को कई बार क्लिक करती है और उत्साहित होकर कहती है, मुझे लगता है कि मैंने अभी लगभग $1700 कमाए हैं। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में किसी ने बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछा, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? उनका जवाब था, मैं इसे अभी बनाने जा रहा हूं। वे किसी भी तरह दूसरी टीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कह रहे थे, मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूं। 1999 तक कम से कम 6 मिलियन लोग ऑनलाइन व्यापार कर रहे थे और उनमें से 10वां हिस्सा तीव्र गति से स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए इंटरनेट का उपयोग करके डे ट्रेडिंग कर रहा था। क्यूबेंस, न्यूयॉर्क में 25 वर्षीय पूर्व वेटर, शोबिज डीवा बारबरा स्ट्रीसेंट से निकोलस बीरबास के सभी लोग लाइव कोयलों के स्टॉक भर रहे थे। इससे पहले बीरबास ने निंदा की, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा था और मुझे पता चला कि यह स्मार्ट नहीं था। अब बीरबास ने दिन में 10 बार शेयरों का कारोबार किया और 1 साल में $10 लाख कमाने की उम्मीद की। मैं अपने लाभ या हानि कॉलम में लाल देखने के लिए खड़ा नहीं हो सकता। स्ट्रीसेंट ने फॉर्च्यून के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मैं बैलस बेल हूं, इसलिए मैं लाल पर प्रतिक्रिया करता हूं। अगर मैं लाल देखता हूं तो मैं अपने स्टॉक बेचता हूं। नाई की दुकानों, रसोई, कैफे, टैक्सी कैब्स और ट्रक स्टॉप वित्तीय वेबसाइटों और वित्तीय टीवी शेयरों के बारे में निरंतर डेटा डालने से शेयर बाजार को नॉन स्टॉप राष्ट्रीय वीडियो गेम में बदल दिया गया। जनता पहले से कहीं ज्यादा बाजारों के बारे में अधिक जानकार महसूस कर रही थी। दुर्भाग्यवश जब लोग डेटा में डूब रहे थे तब ज्ञान कहीं नहीं था।
उन कंपनियों के स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गए जिन्होंने उन्हें जारी किया था। शुद्ध अबास्ट्रशन बस एक टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले ब्लिप मात्र रह गए थे। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विस ने एक ट्रेल ब्लेजिंग बिजनेस प्लान का शुभारंभ किया, जिससे उन्हें संभवतः कुछ नुकसान होना निश्चित था। जूनो ने घोषणा की कि अब से यह अपनी सभी खुदरा सेवाओं को ईमेल के द्वारा निःशुल्क प्रदान करेगा। वह इंटरनेट एक्सेस के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा, विज्ञापन पर, और अगले वर्ष विज्ञापन पर लाखों डॉलर खर्च करेगा। कॉरपोरेट हरकिकी की इस घोषणा पर जूनो का शेयर 2 दिन में $16.375 से बढ़कर $66.75 हो गया। व्यवसाय को सीखना क्यों फायदेमंद था, या यह क्यों आवश्यक था कि कंपनी द्वारा उत्पादित सामान या सेवाएं कैसी थी, या उसका प्रबंधन कैसा था, या कंपनी का नाम क्या था। आपको स्टॉक के बारे में जानने की जरूरत थी। उनके प्रतीकों का आकर्षक कोड था CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN। इस तरह आप उन्हें तेजी से खरीद सकते हैं बिना 2 सेकंड की देरी किए। 1998 के उत्तरार्ध में एक छोटी दुर्लभ व्यापार रखरखाव वाली कंपनी टेम्को सर्विसेज का स्टॉक रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम पर कुछ मिनटों में लगभग 3 गुना हो गया, क्योंकि वित्तीय डिस्प्लेसिया के एक विचित्र रूप में हजारों व्यापारियों ने टिकर मास्टर के लिए अपने टिकर प्रतीक TMCO को भूलने के बाद टेम्को खरीदा। इस इंटरनेट स्टॉक ने पहली बार सार्वजनिक रूप से व्यापार शुरू किया। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक सन की सब कीमत जानता है और कुछ भी नहीं। इस परिभाषा के तहत शेयर बाजार हमेशा क्रोधित होता है, क्योंकि 1990 के उत्तरार्ध में इसने ऑस्कर को चौंका दिया। एक शेयर की कीमत पर ब्लेड ड्राई कंपनी शेयर को दुगुना कर सकती है, भले ही इसका मूल्य पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गया हो। 1998 के अंत में CIBC ओपनहाइमर के एक विश्लेषक हेनरी ब्लोटेड ने चेतावनी दी कि सभी इंटरनेट शेयरों के साथ एक मूल्यांकन की तुलना में स्पष्ट रूप से विज्ञान से अधिक कला है। फिर भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने अपना मूल्य लक्ष्य Amazon.com पर 150 से 400 तक बताया। उस दिन Amazon ने 19% की बढ़ोतरी की और ब्लैकजेट के विरोध के बावजूद उनका मूल्य लगभग 1 साल का पूर्वानुमान था, जो सिर्फ 3 हफ्तों में 400 से आगे बढ़ गया था। 1 साल बाद पेन वेबर के विश्लेषक वाल्टर पाइसिक ने भविष्यवाणी की कि कॉलकॉम स्टॉक अगले 12 महीनों में $1000 प्रति शेयर पर पहुंच जाएगा। उस साल स्टॉक में पहले से ही 1842% की बढ़ोतरी हुई और उस दिन 31% की बढ़ोतरी हुई, जो कि $659 प्रति शेयर पर पहुंच गया। फार्मूले से नाकामयाबी तक। लेकिन व्यापार जैसे कि इतनी तेजी पर है, यह अटकलों का एकमात्र रूप नहीं है। पिछले 1 दशक में एक के बाद एक सट्टा सूत्र को बढ़ावा दिया गया, लोकप्रिय किया गया और फिर एक तरफ फेंक दिया गया। उन सभी ने यह जल्दी है, यह आसान है, बिना दर्द वाले लक्षण विकसित किए, और उन सभी ने निवेश और अनुमान लगाने के बीच ग्राहम के नियमों में से एक का उल्लंघन किया। यहाँ कुछ ट्रेंडी सूत्र है जो औंधे मुंह गिर गए थे। नकदी कैलेंडर। जनवरी प्रभाव। साल के अंत में बड़े लाभ पैदा करने के लिए छोटे शेयरों की प्रवृत्ति। 1980 के दशक में प्रकाशित विद्वानों के लेखों और लोकप्रिय पुस्तकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इन अध्ययनों से पता चलता है कि यदि आपने दिसंबर के दूसरे छमाही में छोटे शेयरों में स्टॉक किया और उन्हें जनवरी तक रखा, तो आप 5 से 10% तक रिटर्न पाएंगे, जिसने कई विशेषज्ञों को चकित कर दिया। आखिरकार अगर यह आसान था, निश्चित रूप से हर कोई इसके बारे में सुनता था। बहुत से लोग ऐसा करेंगे और उनके अवसर दूर हो जाएंगे। जनवरी झटके का क्या हुआ? सबसे पहले कई निवेशक अपने कर बिलों को कम कर सकते हैं, जो नुकसान में लोग के लिए साल के अंत में अपने क्रमिष्ठ शेयर बेचते हैं। दूसरा, पेशेवर मनी मैनेजर अधिक सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि वर्ष नजदीक आ जाता है, जो उनके प्रदर्शन को सुरक्षित रखने की मांग करता है। इससे उन्हें गिरने वाले स्टॉक खरीदने के लिए अनिच्छुक बनाता है। और यदि एक अंडरफॉर्मिंग स्टॉक भी छोटा और अस्पष्ट है, तो एक मनी मैनेजर होल्डिंग की
सालाना सूची में इसे दिखाने के लिए भी उत्सुक होगा। ये सभी कारक छोटे स्टॉक को क्षणिक सौदेबाजी में बदल देते हैं। जब कर संचालित बिक्री जनवरी में समाप्त हो जाती है तो वे आमतौर पर मजबूत और तेजी से लाभ पैदा करते हुए वापस बेचते हैं। जनवरी का प्रभाव ज्यादा नहीं चला है और यह कमजोर हो गया है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर विलियम स्वार्ट के मुताबिक यदि आपने दिसंबर के आखिर में छोटे शेयर खरीदे थे और उन्हें जनवरी के शुरू में बेच दिया था तो 1980 से 1979 तक 4.4 अंक से 8.5% अंक तक आपने बाजार से लाभ लिया होगा और 1990 से 2000 तक 5.8 अंक तक। जैसा कि जनवरी के प्रभाव के बारे में अधिक लोगों ने सीखा, ज्यादा व्यापारियों ने दिसंबर में छोटे शेयर खरीदे जिससे उन्होंने सौदा कम किया और इस प्रकार उनके रिटर्न कम हो गए। इसके अलावा जनवरी प्रभाव सबसे छोटे शेयरों में सबसे बड़ा है। लेकिन ब्रेलेक्सेस ग्रुप के अग्रणी प्राधिकरण प्लेक्सस ग्रुप के मुताबिक ऐसे छोटे स्टॉक खरीदने और बेचने की कुल लागत आपके निवेश का 8% तक बढ़ा सकती है। अफसोस की बात है कि आपके ब्रोकर का भुगतान करने के समय जनवरी प्रभाव पर आपके लाभ बह जाते हैं। बस वही करें जो काम करता है। 1996 में जेम्स ओशाग्नेश नामक एक अस्पष्ट मनी मैनेजर ने व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि निवेशक बाजार से काफी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। ओशाग्नेश ने एक शानदार दावा किया, 1954 से 1994 तक आप $10,000 से $80,74,504 तक कमा सकते हैं। बाजार से 10 गुना से अधिक यानी 18.2% औसत वार्षिक रिटर्न से। उच्चतम एक साल के रिटर्न के साथ 50 शेयरों की बकेट खरीदकर कमाई के 5 सीधे साल और अपने कॉर्पोरेट राजस्व में 1.5 गुना से भी कम कीमतें साझा करें, जैसे कि वे वॉल स्ट्रीट के एडिशन थे। ओशाग्नेश ने यूएस पेटेंट प्राप्त किया। उनकी स्वचालित रणनीतियों के लिए संख्या 5, 978, 778 और अपने निष्कर्षों के आधार पर 4 म्यूचुअल फंडों का एक समूह लॉन्च किया। 1990 के उत्तरार्ध तक उन फंडों ने जनता से $175 मिलियन से अधिक ले लिए थे और शेयरधारकों को उनके वार्षिक पत्र में ओशाग्नेश ने कहा, हमेशा की तरह मुझे आशा है कि हम साथ मिलकर अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वॉल स्ट्रीट पर क्या काम करता है? ओशेंसी ने इसे प्रचारित करने के ठीक बाद काम करना बंद कर दिया। उनके 2 फंड इतनी बुरी तरह से डूब गए कि वे 2000 के आरंभ में बंद हो गए। जून 2000 में वे अपने नए लंबे समय के लक्ष्यों के करीब चले गए और उस धन को नए प्रबंधकों के हाथों में अपने ग्राहकों को समय परीक्षण निवेश रणनीतियों के बाद खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया। द शिशिर 4 का पालन करें। 1990 के दशक के मध्य में मोटली फूल वेबसाइट और कई किताबों ने द फुलिश 4 नामक तकनीक को डेलाइट्स और हाईलाइट किया। मोटली फूल के मुताबिक आपके बाजार औसत पिछले 25 वर्षों में आपके निवेश की योजना बनाने पर सालाना केवल 15 मिनट खर्च करके अपने म्यूचुअल फंड को क्रैश कर सकता है। सबसे अच्छा इस तकनीक में न्यूनतम जोखिम था। आपको बस इतना करना था। पहला, सबसे कम स्टॉक कीमतों और उच्चतम लाभांश उपज के साथ डाउ जोन्स औद्योगिक औसत में 5 शेयर लें। दूसरा, सबसे कम कीमत वाले को छोड़ दें। तीसरा, शेयर में अपने पैसे का 40% दूसरे सबसे कम कीमत वाले में रखें। चौथा, शेष 3 शेयरों में से प्रत्येक में 20% रखो। पांचवा, 1 साल बाद डाउ जोन्स को वैसे ही शॉर्ट करें और चरण 1 से 4 के अनुसार पोर्टफोलियो को रीसेट करें। छठा, अमीर बनने तक इसे दोहराते रहें। 25 साल की अवधि में मोटली फूल ने दावा किया कि इस तकनीक ने सालाना उल्लेखनीय 10.1% अंक से बढ़ोतरी हासिल की है। उन्होंने बताया कि द फुलिश 4 में आपके 20,000 का निवेश अगले 2 दशकों में 17,91,000 का हो जाएगा। आइए मान लें कि यह रणनीति ग्राहक की निवेश की परिभाषाओं को पूरा कर सकती है। पहला, किस तरह का गहन विश्लेषण स्टॉक को एकल सबसे आकर्षक मूल्य और लाभांश के साथ छोड़ने का औचित्य साबित कर सकता है, लेकिन उन 4 गुणों के साथ। दूसरा, आपके पैसे का 40% केवल एक स्टॉक में रखें, यह न्यूनतम जोखिम में डाल सकता है।
और तीसरा, प्रिंसिपल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल 4 शेयरों का पोर्टफोलियो कितना विविधतापूर्ण हो सकता है। संक्षेप में, कभी भी सबसे अधिक कोकमामी स्टॉक पिकिंग फॉर्मूलों में से एक था। लोगों ने ओ सेंगनेस के साथ गलती की। यदि आप बड़ी मात्रा में डेटा को काफी देर तक देखते हैं तो पैटर्न की एक बड़ी संख्या उभर कर सामने आएगी। अकेले याच्छादित भाग्य से कंपनियां जो औसत स्टॉक रिटर्न का उत्पादन करती है उनमें बहुत सारी चीजें आम होंगी, लेकिन जब तक उन कारकों से शेयरों का प्रदर्शन नहीं हो जाता है तब तक भविष्य में रिटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से बाजार को कुचलने की बजाय मूर्खों ने हजारों लोगों को कुचला, जो यह विश्वास बेवकूफी स्तर तक मानते थे कि निवेश का यह एक रूप था। अकेले 2000 में 4 मूर्ख शेयर कैटरपिलर, ईस्टमैन कोडक, एसबीसी और जनरल मोटर्स 14% की गिरावट आई, जबकि डॉव में केवल 4.7% की कमी आई। जैसा कि इन उदाहरणों से पता चलता है, केवल एक चीज है जो वॉल स्ट्रीट पर बेयर बाजार को कभी भी डराती नहीं है, डोपी विचार। इन तथापित निवेश दृष्टिकोणों में से प्रत्येक ग्राहम के कानून का शिकार हो गया। उच्च स्टॉक प्रदर्शन अर्जित करने के लिए सभी यांत्रिक सूत्र एक प्रकार की आत्म विनाशकारी प्रक्रिया जैसे कम रिटर्न के कानून के समान है। रिटर्न कम होने के 2 कारण हैं। अगर सूत्र केवल याच्छादित सांख्यिकी फ्लुक्स पर आधारित था, केवल समय से पता चलता है कि पहली जगह में कोई समझ नहीं आया। दूसरी तरफ अगर सूत्र वास्तव में अतीत में काम करता था, जनवरी प्रभाव की तरह, तो इसे प्रचारित करके बाजार पंडित हमेशा खराब हो जाते हैं और आमतौर पर भविष्य में ऐसा करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। यह ग्राहम की चेतावनी को मजबूत करता है कि आपको अटकलों से बचना चाहिए, जैसे कि अनुभवी जुआरी अपनी कैसीनो की यात्राओं में करते हैं। पहला, आपको कभी यह सोचने के लिए खुद को भ्रमित नहीं करना चाहिए कि आप अनुमान से निवेश कर रहे हैं। दूसरा, जब आप इसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो अटकलें मौतिक रूप से खतरनाक हो सकती हैं। और तीसरा, आपको उस राशि पर सख्त सीमाएं डालनी चाहिए जो आप दांव पर लगाने के इच्छुक हैं। जैसा कि समझदार जुआरी करते हैं, कैसीनो में $100 से भी कम लेकर जाएं और अपने बाकी के पैसे को अपने होटल के कमरे में सुरक्षित रूप से बंद कर दें। बुद्धिमान निवेशक अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा पागल धन खाते के रूप में रखते हैं। हम में से अधिकांश के लिए हमारी कुल संपत्ति का 10% सट्टा जोखिम पर अधिकतम स्वीकार्य राशि है। अपने निवेश खातों में जो कुछ भी है उसके साथ अपने सट्टा खाते में धन को कभी भी न जोड़ें। कभी भी अपनी सट्टा सोच को अपनी निवेश गतिविधियों में फैलने की अनुमति न दें और अपने पागल धन खाते में 10% से अधिक संपत्तियों को कभी भी न डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। बेहतर या बदतर के लिए जुआवृत्ति मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए इसे दबाने की कोशिश करना व्यर्थ है। लेकिन आपको इसे सीमित और संयोजित करना होगा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र सबसे अच्छा तरीका है कि आप कभी भी निवेश के साथ भ्रमित अटकलों में खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।